हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आपको पता ही है कि हम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है वो कर रहे हैं सब्जेक्ट नॉलेज पे। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज पे प्रैक्टिस सेट चल रही है आपकी, और आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो 5वीं प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए है। यानी जिन्होंने भी बिहार जीविका भर्ती 2025 के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यानी फॉर्म फिल किया है, वो ही इस प्रोजेक्ट से या इस जो कहें कि क्लास से अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गरीबी की कौन सी अवधारणा यह मानती है कि गरीबी की परिभाषा समय और समाज के साथ बदलती है। कह रहे हैं कि गरीबी की कौन सी ऐसी अवधारणा यानी कंसेप्ट है जो यह मानती है कि गरीबी की जो परिभाषा है, यानी गरीबी की जो डेफिनेशन है, पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है, वो टाइम एंड यानी समय और समाज यानी सोसाइटी के और समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी, तीसरा है अस्थायी गरीबी और चौथा है चक्रीय गरीबी। ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस थे मैंने इन सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि क्या निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, अस्थायी गरीबी किसे कहते हैं और चक्रीय गरीबी किसे कहते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। ठीक है, अगर पहला जो ऑप्शन है उसके देखिए निरपेक्ष गरीबी, यानी जो कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। निरपेक्ष गरीबी का क्या मतलब होता है? सिंपल साधारण भाषा में अगर समझे तो निरपेक्ष गरीबी का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई सुविधा का मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए है, ना पहनने के लिए है, ना रहने के लिए घर है। ठीक है ना, उसकी स्वास्थ्य कंडीशन जो है, हेल्थ फैसिलिटीज़ ना उसके पास, यानी उसके पास कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधा नहीं है जिससे जो एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए ठीक है जरूरी होता है, यानी उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए इसको। ठीक है, वही सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि इसे बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि कंपैरेटिव जो पॉवर्टी होती है, कंपैरिजन किया जाता है इसमें। ठीक है, एक समाज के कुछ वर्ग हैं, ठीक है, एक समाज के कुछ वर्ग हैं और उसी समाज में कुछ अन्य वर्ग हैं। इन वर्गों से जब आप तुलना करते हैं तो उसे कंपैरेटिव या सापेक्ष गरीबी आप कह सकते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। इसको मैंने कल भी समझाया था। जैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स में मान लीजिए आप 4-5 भाई बहन हैं, ठीक है, और आप 4-5 भाई बहन अच्छे खासे सेटल्ड हैं। ठीक है, सभी के पास घर वगैरह है, नौकरी वगैरह सभी के पास है, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें आपकी चाहिए, मतलब एक मूलभूत जो सुविधा चाहिए आप सभी के पास है। लेकिन आप 4-5 भाई बहनों में से आपके जो 2-3 भाई बहन हैं उनमें सभी के पास 2-3 के पास कार हैं, लेकिन उसमें एक के पास बाइक है। ठीक है, उसके पास कार नहीं है। ठीक है, उसके पास बाइक है और इन सभी के पास क्या है, कार है। तो अब क्या होगा, इन तीनों के कंपैरिजन में ये जो पहला वाला है, इन तीनों के कंपैरिजन में क्या होगा, जिसके पास बाइक है वो क्या है, गरीब है। इन तीनों के मुकाबले ये क्या है, गरीब है। ठीक है, तो इसे ही सापेक्ष गरीबी कहते हैं, यानी रिलेटिव पॉवर्टी। जब समाज में या किसी एक खास वर्ग में जब कंपैरिजन किया जाता है कि उनके अनुसार गरीबी क्या है, उनके पास क्या क्या आइटम्स उपलब्ध हैं और इसके पास क्या नहीं है, तो उसकी जब तुलना की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। वो अस्थायी गरीबी का क्या मतलब है, यानी जो गरीबी होती है परमानेंट नहीं होती है, अस्थायी होती है, यानी कुछ समय के लिए आती है। ठीक है, कुछ समय की गरीबी का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है या एक परिवार है, उसकी क्या हो गई कि अचानक उसकी जो आर्थिक कंडीशन है वो ख़राब हो गई। आर्थिक कंडीशन किसी भी कारण से ख़राब हो सकते हैं, या हो सकता है कि जो फैमिली मेम्बर्स जो उसके फैमिली को चलाते थे या जो उनके लिए पैसा अर्न करते थे, उसकी डेथ हो गई हो, या वो जिस कंपनी वगैरह या जो शॉप वगैरह मान लीजिए उनकी है, तो वो क्या हो गई हो कि वो या तो बंद हो गई हो किसी कारण से, या कुछ भी ऐसा हो गया हो जिससे क्या हो गया, उनकी इनकम जो थी वो आनी बंद हो गई है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अस्थायी गरीबी हो गई। फिर से उनकी इनकम आने लगेगी और वे क्या हो जाएंगे, फिर से अपनी कंडीशन में वापस चले जाएंगे, तो उसे अस्थायी गरीबी कहते हैं, यानी वो परमानेंट गरीबी नहीं है वो। ठीक है, अस्थायी यानी कुछ समय के लिए जो गरीबी आती है उसे अस्थायी गरीबी कहते हैं। अब ये इसके आने के कई कारण होते हैं। ठीक है, जैसे किसी की जॉब चली गई तो वो अस्थायी रूप से गरीब हो गया, फिर उसको जॉब मिलेगी तो फिर वो अपने लेवल पे आ जाएगा। वहीं चक्रीय गरीबी, इसको भी मैंने कल अच्छे से समझाया था। चक्रीय गरीबी को कि एक मजदूर व्यक्ति है,
ठीक है। उसकी जो इनकम है 6,000 रुपये मान लीजिए वो महीने का कमाता है 6,000 रुपये, और उसका परिवार है, उसके 1-2 बच्चे हैं और उसकी फैमिली है। तो अब ये क्या करेगा, इसकी एक तो इनकम कम है, तो ये क्या करेगा अपने फैमिली के लिए फैमिली पे जो या अपने बच्चों के फ्यूचर पे जो पैसा जो है वो कम खर्च कर पाएगा, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं उसकी जो खाने पीने की चीज़ों पे ही वो खर्च हो जाएगा। पैसे जो 6,000 रुपये मान लीजिए वो उसके खाने पीने की चीज़ों पे ही खर्च हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, ना तो अपने हेल्थ पे वो खर्च कर पाएगा, अपने स्वास्थ्य पे खर्च कर पाएगा, और ना ही बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर पाएगा। ठीक है। तो जब उसके बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ होंगे, या जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा कि वो इन फ्यूचर वो जो हाई पेड जॉब्स होती है जिनमें सैलरी अच्छी मिलती है उसको गेन नहीं कर पाएंगे, यानी वो हाई पेड जो वर्क होते हैं या काम होते हैं उनको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो भी क्या करेंगे इन फ्यूचर, वो भी जो है अपनी फैमिली के लिए इनकम कम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है। इनकम जो है कम जनरेट कर पाएंगे। तो जब वो इनकम कम जनरेट कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली पीढ़ी कम इनकम जनरेट कर रही थी तो वो भी गरीब, दूसरी पीढ़ी भी जो आई वो भी कम इनकम जनरेट कर पा रही है, यानी अपनी मूलभूत सुविधाओं यानी खाने पीने की चीज़ों के लिए ही बस कमा पा रही है, यानी इतना वो कमा पा रही है कि उसका गुजारा बस चल जाए, न कि उसका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो। तो ये भी पीढ़ी क्या करेगी, इसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी, तीसरी पीढ़ी जो इसकी आने वाली पीढ़ी होगी, ये भी उनके स्वास्थ्य शिक्षा पे खर्च नहीं करेगी, और इस प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा, जिसे क्या कहते हैं, चक्रीय गरीबी कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं कि चक्रीय गरीबी कहते हैं, यानी एक चक्र बना रहता है, एक चक्र बना रहता है जिसमें आने वाली सारी पीढ़ियाँ जो होती हैं गरीब होती हैं, और इस चक्र को तोड़ने का सिर्फ एक ही फंडा होता है, जो चक्रीय गरीबी है उसको तोड़ने का एक ही फंडा होता है कि जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसको शिक्षित किया जाए, उसको इतना स्किल प्रोवाइड कराया जाए कि वो हाई पेड जो है जॉब्स वगैरह के लिए वो क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है। यानी वो फ्यूचर में ऐसा काम कर पाए जिससे वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाए पिछली पीढ़ी के तुलना में। ठीक है। तो जब अगली पीढ़ी, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता हैं, खेतों वगैरह में काम करते हैं या जो भी आप काम करते हैं, उनकी इनकम मान लीजिए 20,000 या 50,000 कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है। वो है। ठीक है। अब वो आपके परिवार पे, आपके शिक्षा पे, अपने परिवार पे, अपने ऊपर और पूरी फैमिली पर वो खर्च करते हैं, तो वो कुछ सेव नहीं कर पाते या कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए इनकम जनरेट हो। तो मान लीजिए अगर आपके पिताजी हैं जो वो इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, मान लीजिए जो वो 20,000 रुपये जनरेट कर पा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, अभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और आप 80,000 रुपये कमाने लगे। ठीक है। जब अब आप 80,000 रुपये कमाने लगे तो आप अपने पिताजी की तुलना में ज़्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो जब आप अपने पिताजी की तुलना में ज़्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है अपनी आने वाली पीढ़ी पे या जो वर्तमान पीढ़ी है उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके शिक्षा पे। ठीक है। और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो जो चीज़ें एक जो बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं सामान्य जीवन में, वो सारी चीज़ें आप खरीद पाएंगे। तो क्या होगा कि आप जो गरीबी या जो आपका सामान्य जीवन है उससे आपका जो जीवन है स्तर वो बढ़ेगा। ठीक है। तो चक्रीय गरीबी को तोड़ने का सिंपल सा वही मतलब होता है कि उसको क्या किया जाए, जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसको शिक्षित किया जाए, उसको इतना प्रशिक्षण दिया जाए कि वो जो एक अच्छी जॉब पा सके या एक अच्छा जो इनकम जनरेट करने के योग्य हो सके। ठीक है। तो यही कह रहा है कि गरीबी की कौन सी अवधारणा यह मानती है कि गरीबी की परिभाषा समय और समाज के साथ बदलती है। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। आपको पता है कि इनकम क्या है, आज आप मान लीजिए कि 20,000 कमा रहे हैं, कल आप 50,000 भी कमा सकते हैं, हो सकता है कि कल 10 भी हज़ार कमाएं। तो जो इनकम होती है ना वो जो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है। तो जो परिभाषा में इनकम को लिया जाता है तो इनकम को नहीं लिया जाता है। तो गरीबी की जो परिभाषा होती है उसमें समय और समाज के साथ बदल जाती है। तो जो किस में बदलते हैं, तो सापेक्ष गरीबी में बदलते हैं। अभी हमारे पास इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, गरीबी के कैसे डिफाइन करें, तो गरीबी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक व्यक्ति या ऐसा परिवार जिसके पास जो बेसिक सुविधा नहीं है वो क्या है, गरीब माना जाता है। वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है। ठीक है। लेकिन अगर वहीं अमेरिका की बात करें तो कौन गरीब माना जाएगा, एक व्यक्ति जिसके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन क्या है, उसके पास कार नहीं है। अमेरिका में सभी के पास कार होती हैं। ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति का जो जिसके पास अगर उस एक व्यक्ति है जिसके पास कार नहीं है तो वो क्या है, वो गरीब माना जाएगा।
तो आप देखते हैं कि वहाँ की जो डिफिनेशन है गरीबी की और यहाँ की जो डिफिनेशन है गरीबी की वो अंतर पड़ जाती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सापेक्ष गरीबी में क्या होता है, जो गरीबी की परिभाषा या डिफिनेशन होती है वो समय और समाज के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि इस पर क्लासेस क्योंकि नहीं चल रही हैं तो आपको जो भी कंसेप्ट है इसमें आप उस पर अच्छी आपकी पकड़ हो जाए। ठीक है, कह रहे हैं कि भारत में किस समिति ने कैलोरी आधारित माप से हटकर उपभोग आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। ठीक है, आपको पता है कि जो गरीबी का मापने का एक पैटर्न होता है कैलोरी, यानी आप कितनी कैलोरीज डेली अर्न करते हैं यानी खाते हैं वो होता है, जिसमें आपकी खाने पीने की जैसे आपका जो सामान्य भोजन है उसको छोड़कर आप क्या क्या लेते हैं, कौन से विटामिन्स लेते हैं, कौन सा फाइबर आप लेते हैं, ये सारी जो है वो आपकी कैलोरीज में काउंट होती हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा आयोग था जिसने कैलोरीज को आधार न बनाकर इसके हटकर मापने की कोशिश की है, यानी कैलोरीज आधारित माप से हटकर एक अलग दृष्टिकोण को अपनाया है। तो लक्कड़वाहा समिति थी, सुरेश तेंदुलकर समिति थी, रंगराजन समिति थी या अलग समिति थी। तो जो इसका जो राइट जवाब होगा सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, ये इन्हों की जो इस कमेटी की नियुक्ति जब कब हुई थी तो वर्ष 2005 में इस कमेटी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि जो कैलोरीज आप एक दिन में कितना कैलोरीज अर्न करते हैं इससे नहीं होगा। इन्होंने एक बास्केट लिया था, इसमें बास्केट में आप डेली जो खाने के अलावा क्या क्या चीज़ें खाते हैं, अंडा, फल वगैरह या जो भी ड्राई फ्रूट्स आप जो भी खाते हैं वो उसको इसमें उन्होंने सम्मिलित करने की कोशिश की थी। यानी जो आप एक दिन में कितनी कैलोरीज लेते हैं इसको हटाकर उन्होंने क्या किया था, एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की बात की थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, वर्ष 2005 में इसका गठन हुआ था, आप इतना ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का उपयोग किस प्रकार की गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है उसको किस प्रकार की गरीबी मापती है, वो तो सापेक्ष गरीबी मापती है, राष्ट्रीय गरीबी मापती है, निरपेक्ष गरीबी मापती है या मौसमी गरीबी मापती है। तो आपको पता है सापेक्ष गरीबी क्या होती है। राष्ट्रीय गरीबी का मतलब कुछ नहीं होता है, वो एक राष्ट्र में कितने लोग गरीब हैं वो होता है। और मौसमी गरीबी का मतलब होता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, यानी एक मौसम में, जैसे गांव में क्या होता है खेती होती है तो खेती के टाइम पे क्या होता है रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी आपको काम मिलेगा खेतों में कटाई बुनाई वगैरह या रोपनी वगैरह के, तो बीज वगैरह लगाने के, तो वो मिलता है। तो अगर वो जैसे ही उसका सीज़न गया आप बेरोज़गार हो जाते हैं, यानी आप गरीब हो जाते हैं, आप पैसा अर्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि सापेक्ष गरीबी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी होती है। और निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसके पास कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना घर है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए भोजन है, ना पीने के लिए पानी है, ना स्वास्थ्य, उसके पास अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो वो क्या होगा कि निरपेक्ष गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का उपयोग किस प्रकार की गरीबी को मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें क्या जाता है, एक व्यक्ति के पास कितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको मापने का, इसमें उसको अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा में उसी को मापा जाता है। यानी एक व्यक्ति के पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं है, इस आधार पर तय किया जाता है कि वह व्यक्ति गरीब है या नहीं है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट जवाब होगा। इसमें आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, निरपेक्ष गरीबी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का एक प्रमुख कारण है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का कारण है और जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है उद्योगों का कम होना, दूसरा है कृषि पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव, तीसरा है ग्रामीण से शहरी पलायन और चौथा है बेहतर परिवहन का अभाव। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के या बता सकते हैं कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, नेचर का जो प्रभाव होता है जैसे प्राकृतिक आपदा में जो खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे मौसम क्या होगा कि जो क्लाइमेट होता है, जैसे मानसून वगैरह टाइम पे नहीं आएगा, वर्षा नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा धूप हो गया या बहुत ज़्यादा पाला पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जो फसलों की जो एक प्रकृति होती है कि कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, तब फसलें तैयार होते हैं। तो उस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी क्या होती हैं,
फ्लैक्चुएट हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती है, यानी उनका जो समय होता है वो बदलने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कृषि पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का एक प्रमुख कारण है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो कृषि पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रामीण गाँव की जो जनसंख्या है या गाँव की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होता है, खेती पर निर्भर करती है। अगर खेती ही बर्बाद हो जाएगी, फसल ही बर्बाद हो जाएगी, उत्पादन ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि वहाँ की जो जनसंख्या है जो उस पर निर्भर करती है, उसकी जो आय का स्रोत है वो ख़त्म हो जाएगा। जब आय का स्रोत ही खत्म हो जाएगा तो एक व्यक्ति या एक परिवार या एक गांव या एक समुदाय क्या होता है, गरीब होने लगता है। तो जो ग्रामीण गरीबी का एक प्रमुख कारण मानता है जलवायु परिवर्तन के आधार पर, वो क्या है कि प्राकृतिक जो कृषि पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, तो आपको पता है प्राकृतिक आपदा का मतलब मैंने बता दिया कि जब मौसम वगैरह परिवर्तित होते हैं या जो समय पर बारिश नहीं होगा, धूप ये नहीं होती है, या ठंडी के दिन में यानी जब गेहूँ वगैरह की बुआई होती है तो उस टाइम पर जो बहुत ज़्यादा पाला पड़ने लगता है उससे भी फसलें बर्बाद हो जाती है, आपको पता है। या जो शीत की ज़रूरत होती है गेहूँ के लिए, शीत जो नहीं होता है उससे भी फसलें बर्बाद हो जाती है। यानी जब फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी तो क्या होगा कि गरीबी का कारण बनता है, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि जो इनकम का स्रोत कृषि है, इसके अलावा उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं होता है। ना कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं या जॉब वगैरह वो करते हैं, नहीं, उनका इनकम का एक मात्र स्रोत होता है खेती। तो अगर फसल बर्बाद होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गरीब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं होगी तो वो गरीब होते जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण गरीबी की अवधारणा यानी कंसेप्ट में स्थानिक असमानता का क्या अर्थ है। स्थानिक असमानता का मतलब एक स्थान के दूसरे स्थान से क्या असमानता मिलती है, यानी क्या डिफरेंस है उनमें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक ही गांव के भीतर असमानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता है, केवल विभिन्न देशों के बीच असमानता और एक ही परिवार के भीतर असमानता। ठीक है, तो जो असमानता, स्थानिक असमानता का मतलब है कि एक स्थान का दूसरे स्थान के बीच जो डिफरेंस पाया जाता है वो क्या होता है, स्थानिक असमानता करें। जैसे एक गांव हो गया और एक शहर हो गया, ये गांव हो गया और ये शहर हो गया, तो इन दोनों के बीच जो असमानता होगी क्या होगी, स्थानिक असमानता होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता क्या होती है, ग्रामीण गरीबी की अवधारणा में स्थानिक असमानता का मतलब होता है। ठीक है, गांव में आप गांव को देखें, एक गांव को देखें और एक शहर को देखें तो वहाँ पे जो डिफरेंस दिखेगा, चाहे वो जनसंख्या का अंतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर हो, जॉब्स का अंतर हो या डेवलपमेंट का अंतर हो, आपको साफ दिखेगा। धरती आसमान जैसे गांव यहाँ पे है तो शहर यहाँ पे है। ठीक है, जो अंतर है आपको साफ नज़र आएगा। ठीक है, फैसिलिटीज़ वगैरह सारी क्या होती है, शहरों में ज़्यादा होती हैं गाँव की तुलना में। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट जवाब होगा। स्थानिक असमानता का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब समझिए, दो स्थानों के बीच जो अंतर होता है, और एक शहर ले लीजिए और एक गाँव लीजिए, आप दोनों में अंतर आप डिफ्रेंशिएट उसका कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रामीण गरीबी का एक संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल कारण है। ठीक है, संस्थागत का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत। ठीक है, तो पहला है बाढ़ और सूखा, दूसरा है बाजार तक सीमित पहुंच, तीसरा है महिलाएं और बच्चे, और चौथा है जातिगत भेदभाव। तो आपको पता है कि जो संस्थागत होते हैं यानी एक इंस्टीट्यूशंस होता है। ठीक है, तो अब इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सम्मिलित होता है, आप आगे जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो समझ लीजिए। जैसे बाढ़ और सूखा क्या होता है, बाढ़ और सूखा जो होते हैं प्राकृतिक आपदाएं होते हैं या प्राकृतिक कारण होते हैं। बाढ़ कैसे आएगा, आपको पता है कि जब पानी वगैरह या बारिश वगैरह ज़्यादा होगी नदी में बाढ़ आते हैं। ठीक है, और सूखा क्या होगा कि बारिश वगैरह नहीं होगी तो सूखा हो, तो ये क्या हो गया कि ये प्राकृतिक कारण हो गया। ठीक है, ये प्राकृतिक की वजह से आते हैं, न कि ये संस्थागत, किसी इंस्टीट्यूशन या जैसे किसी संस्था के द्वारा थोड़ी ना कराया गया है, किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा थोड़ी ना कराया गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ और सूखा नहीं हो। दूसरा है बाज़ारों तक सीमित पहुँच, तो ये बाज़ारों तक सीमित पहुँच के कारण ये क्या होते हैं, ग्रामीण गरीबी के कारण नहीं होता है। ठीक है, बाजार तक सीमित पहुंच नहीं होगा। तीसरा है महिलाएं और बच्चे, ये भी नहीं हो। तो चौथा बचा जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव जो है एक संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल कारण है। आपके साथ जो जातिगत भेदभाव किया जाएगा वो एक संस्था द्वारा, एक समाज द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक गाँव का दूसरे गाँव के साथ जो, मान लीजिए गाँव है और दूसरे गाँव का जो लोग हैं वो एक दूसरे को आपस में, या उस जाति के लोग उस जाति के लोगों को नहीं देखना चाहते, या उस समाज के लोग उस समाज के लोगों से जो भेदभाव करते हैं वो क्या होता है, संस्थागत होता है। यानी
एक समाज उसमें पूरा सम्मिलित होता है, एक वर्ग विशेष उसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, तो वही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। किस ग्रामीण गरीबी की एक संस्थागत कारण क्या है ग्रामीण गरीबी का? तो जातिगत भेदभाव, जो जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है उसमें भी गरीबी आती है। आपको पता है कि एक जो वर्ग विशेष होता है उसके पास पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है मूलभूत सुविधाएं हमेशा उसके एक जैसे आप मान लीजिए कि जो ब्राह्मण परिवार होते हैं, ब्राह्मण वगैरह होते हैं, उनको क्या होता है कि वो पूजा पाठ वगैरह वही कराएंगे, एक कंसेप्ट उनका चलता है। ठीक है, और लोगों के माइंड में ये धारणा है कि वो वही कराएंगे। हालांकि वो जो कंसेप्ट है वो एजुकेशन का मामला है। आपको कितने मंत्र वगैरह, आपको जो वो भी तो क्या मंत्र वगैरह तो पढ़ते हैं, जो स्पिरिचुअल मंत्र होते हैं, ठीक है, या जो भी वो भी तो एक पुस्तक के माध्यम से उसका शिक्षा ग्रहण करते हैं तब उसको करते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट चलता है कि नहीं, वो जो एजुकेशन है, वो जो शिक्षा है, वो जो धार्मिक कर्मकांड कराने की जो पद्धति है वो सिर्फ क्या करेंगे ब्राह्मण परिवार से सीखेगा, बाकी लोग उससे दूर रहते हैं। ठीक है, तो वो एक क्या किया गया है कि उसको उन्होंने क्या किया कि उसको एक दायरे में रख लिया है। ठीक है, तो वो जो होती है चीज़ें वो एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से की जाती है, यानी एक समाज का एक विशेष वर्ग कहता है कि नहीं ये काम जो है बाकी वर्ग नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि बाकी जो वर्ग है उससे वंचित रह जाते हैं, जो क्या होता है जातिगत भेदभाव होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है जो अक्सर शहरी क्षेत्रों में कम होता है? यानी गाँव में गरीबी का एक मेन कारण क्या है जो शहरों में नहीं होता है लेकिन गाँव में नज़र आता है? तो पहला है कम जनसंख्या घनत्व, दूसरा है उच्च जनसंख्या घनत्व, तीसरा है उच्च स्तर का औद्योगिकरण, चौथा है बेहतर सार्वजनिक परिवहन। ठीक है, तो अगर बात करें जो शहरों में होता है लेकिन गाँव में कम होता है, जो अक्सर शहरी क्षेत्रों में कम होता है, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो क्या होता है जैसे उच्च जो कम जनसंख्या घनत्व, ये क्या है जो कम जनसंख्या घनत्व है ग्रामीण समाज की विशेषता है या ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ की विशेषता है। ठीक है, उच्च जनसंख्या घनत्व जो है वो है शहरी क्षेत्र की विशेषता। आपको पता है कि शहरों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, गाँव में जनसंख्या घनत्व कम होता है। उच्च स्तर का औद्योगिकरण ये शहर की विशेषता है। ठीक है, शहरी क्षेत्र की विशेषता। आपको पता है कि जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो कहाँ पे लगते हैं? तो शहरों में लगती हैं। फिर वहाँ पे बेहतर सार्वजनिक परिवहन। आपको पता है कि अच्छी सड़कें, अच्छे रेल वगैरह या जो भी परिवहन के साधन हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह जो भी हैं वो क्या है शहरों में अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें शहरों में प्रोवाइड होती है तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगती हैं, अच्छे परिवहन साधन है, उच्च औद्योगिकरण है और जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, जिससे डिमांड जो क्रिएट होती है वो वहीं पे उसका कंजम्पशन होने लगता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये वहाँ पे गरीबी क्या होती है कम होती है, जबकि कम जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि शहरों में जो जनसंख्या घनत्व होता है, गाँव में जो जनसंख्या घनत्व होता है शहरों की तुलना में कम होता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रमुख कारण है गरीबी का वो है कम जनसंख्या घनत्व। इसका एक मेन रीज़न है क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। जैसे आपको पता है जो सप्लाई एंड चेन का रोल चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का रोल चलता है, यानी जिसकी डिमांड जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा। तो गांव में क्या होता है जनसंख्या घनत्व तो कम होता है, ठीक है, आबादी कम होती है। तो यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे एक इंडस्ट्री बैठी, आपके गांव में एक इंडस्ट्री बैठी, फैक्ट्री बैठी, तो उस पर काम करने के लिए वहाँ पे जो स्किल्ड लोग चाहिए वो वहाँ पे उस गाँव में नहीं मिलेगी। हालांकि अगर वही फैक्ट्री अगर एक शहर में बैठती है तो वहाँ पे चूँकि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पे लोग आपको मिलेंगे और जो भी फैक्ट्री बैठेगी वहाँ पे अगर तुरंत उसको चाहिए काम के लिए आदमी तो उसको तुरंत क्या बोलते हैं जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन गांव में क्या होता है कि ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि जनसंख्या घनत्व कम है और यहाँ पे जो जनसंख्या है वो अनस्किल्ड है, उसके पास कोई स्किल्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वहाँ पे कम जनसंख्या घनत्व की वजह से गाँव में क्या होता है कि जो गरीबी का कारण हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि अगर जो गाँव की तुलना में शहरों में डिमांड ज़्यादा है, मान लीजिए कोई वस्तु बेचनी है आपको तो गांव में आपको कम बिकेगा क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे बहुत कम है। वहीं आप शहर में ले जाके बेचेगा तो वो फटाक से आपकी जो सामान है वो बिक जाती है क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी। तो वही इसका रीज़न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, कम जनसंख्या घनत्व। ठीक है, शहरों में ज़्यादा होता है लेकिन गाँव में क्या होता है कम होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गरीबी को मापने के लिए एक निरपेक्ष पद्धति का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, निरपेक्ष पद्धति है उसका यूज़ करने का लाभ क्या है? तो
तो पहला ऑप्शन यह सामाजिक असमानता का एक अच्छा माप देता है। दूसरा है यह समय और विभिन्न देशों की तुलना करने में आसान है। तीसरा है यह किसी समाज में औसत जीवन स्तर को दर्शाता है। और चौथा है यह गरीबी की राजनीतिक प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो जो गरीबी का जो निरपेक्ष पद्धति है ना, निरपेक्ष पद्धति में क्या होता है कि इसमें तुलना की जाती है। आपको पता है कि निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, तुलनात्मक गरीबी। हमने ऊपर भी देखा था कि निरपेक्ष यानी तुलनात्मक, एक कंपैरेटिव। जो निरपेक्ष गरीबी थी कंपैरेटिव, जिसे हम बोल रहे थे कि कंपैरिजन, जब दो लोगों या दो व्यक्तियों या दो समाजों के बीच या दो वर्गों के बीच जब तुलना की जाती है तो ये तुलनात्मक पद्धति है। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह समय और विभिन्न देशों में तुलना करने में आसान होता है। क्योंकि मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल के साथ आपकी फैमिली यानी आपके भाई बहन का उदाहरण देकर बताया था कि अगर उनके पास कार है, आपके पास बाइक है, तो आप उनकी तुलना में गरीब हैं। तो क्या होता है, निरपेक्ष पद्धति या तुलनात्मक पद्धति, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि समय और विभिन्न देशों की तुलना में आसान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण गरीबी का एक कारण है जो अक्सर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रामीण गरीबी का कारण पूछ रहा है जो शहरों की क्षेत्रों की तुलना में, यानी शहर के कंपैरिजन में, सिटी के कंपैरिजन में जो रूरल एरिया यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अधिक मिलता है। तो पहला है अवैध प्रवासियों की संख्या, दूसरा है सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधाएं, तीसरा है ऋण तक सीमित पहुंच और चौथा है बेहतर शिक्षा के अवसर। यहाँ पे जो होगा अक्सर जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होते होंगे। देखिए, बेहतर शिक्षा के अवसर आपको कहाँ मिलेंगे, बेहतर जो शिक्षा है आपको कहाँ मिलेगी, तो शहर में मिलेगी। सार्वजनिक जो परिवहन की सुविधा है आपको कहाँ बेटर मिलती है, गाँव की तुलना में। अगर गांव की सड़कों को देखें और शहर की सड़कों को देखें तो उसमें कौन बेटर होता है। ठीक है, कौन बेटर, आपको कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कौन बेटर है। जो गांव की सड़कें होती हैं और जो शहर की सड़कें हैं वहाँ पे परिवहन के जो साधन है, आपको पता है कि गाँव में परिवहन के आपके क्या साधन मिलेंगे, आपके पास ऑटो टेम्पो वगैरह होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि बस वगैरह मिलेंगे। लेकिन शहरों में क्या होता है, आप रेल्स वगैरह होती हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह आपको मिलेंगे। ठीक है, मेट्रो वगैरह चलती हैं और वहाँ पे भी जो भी परिवहन के साधन, ओला वगैरह जितनी चलती हैं, वहाँ पे शहरों पे आपको जो परिवहन के साधन है वो बेहतर तरीके से मिलते हैं। और अवैध प्रवासियों की संख्या ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बचता है कि ऋण तक सीमित पहुँच। आपको पता है कि आप जो लोन लेते हैं, आपको लोन अगर लेना होगा गाँव में, लोन लेने के लिए आप जाएंगे बैंक में तो आपको 6 महीने साल भर तक घुमाते रहेंगे। ठीक है, और लोन तब जाकर आज आपको आज ज़रूरत है पैसे की और आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको क्या होगा कि पैसा मिलेगा, तब तक आपकी ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जब आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या वो जो पैसे देते हैं ना, वो जो पैसे चलाते हैं, ठीक है, ऋण जो ब्याज वगैरह पे देते हैं पैसे आपको हाई रेटेड पे। ठीक है, हाई रेट पे जो पैसे देते हैं आपको, जैसे मार्केट में आप जाएंगे तो आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलता है मार्केट में। ठीक है, जिसे महाजन वगैरह या कुछ ऐसा बोलते हैं ना, जहाँ जिससे आप मान लीजिए ब्याज पे पैसे उठाते हैं ना वो। ठीक है, तो आपको जब वहाँ से पैसे नहीं मिलेगा, बैंक से पैसा नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे कि आप मार्केट से पैसा उठाएंगे जो हाई रेट पे होता है। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर शहरों में जाइएगा बैंक में तो वहाँ पे अगर आपको लोन चाहिए ना तो 2 से 3 दिन में वो क्या होता है, लोन पास हो जाता है। वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन क्या होता है, लोन वहाँ पे जल्दी पास हो जाए। आपके क्रेडिट कार्ड पे वो आपको लोन मिल जाता है, आपको 1 से 2 दिन में लोन मिल जाए, तो जो आपका काम है वो आप जल्दी कर पाएंगे। तो जो कारण क्या होता है, गरीबी का एक कारण होता है कि अक्सर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है, तो वो है ऋण तक सीमित पहुँच। मान लीजिए मुझे यहाँ पे गाँव में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं लोन के लिए अगर अप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या होगा कि 1 साल तक तो कम से कम तो 6 महीने तक तो घुमाएंगे, हम बहुत अच्छे से घुमाएंगे। ठीक है, और उसमें मेरे बहुत सारे पैसे, उस लोन को पास कराने में मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। प्लस में जब लोन सैंक्शन होगा, जब लोन पास हो जाएगा, तब भी मुझे बहुत सारे पैसे इधर उधर खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि बिज़नेस स्टार्ट करने की बजाय क्या होगा कि जो मेरी पूंजी थी वो तो ख़त्म हो गई, ऊपर से मेरे ऊपर लोन भी चढ़ गया। ठीक है, क्योंकि जब मुझे समय पे पैसे चाहिए था तब तो मिलेगा नहीं और लंबा टाइम तक मिलेगा। लेकिन वहाँ पे वहीं आपको शहर में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, अगर आपको बिज़नेस लोन चाहिए
तो आप जाइएगा बैंक में, तो आपसे 2 से 3 दिन में आपके बिजनेस के थ्रू जो प्रोसेस होता है उसको करके आपको लोन सैंक्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि बेटर हो, तो इसीलिए वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अच्छे से काम वगैरह कर पाते हैं, और वहाँ की तुलना में जो यहाँ पे गरीबी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये शायद हमारा लास्ट प्रश्न है आज का, लास्ट होगा या एक ही और होगा। ग्रामीण गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सर्वेक्षण विधि का क्या अर्थ है। ठीक है, एक सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण विधि का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। तो सरकारी रिपोर्ट का विश्लेषण, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ, तीसरा है परिवारों से उनकी आय और उपभोग के बारे में जानकारी एकत्र करना, और चौथा है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन की गणना करना। ठीक है, तो सर्वेक्षण का यानी सर्वे जब किया जाता है तो सर्वे में क्या किया जाएगा आपको, तो उसमें क्या होता है कि सर्वे किया जाता है जब तो जानकारी इकट्ठा की जाती है, आपके परिवार से पूछा जाएगा या कि आप कितना इनकम जनरेट करते हैं, यानी आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाला है, कितना आप उपयोग, ये कौन कौन सी आपके पास लग्जरियस चीज़ें हैं या नहीं है, फ्रिज, कूलर, टीवी या कार वगैरह, बाइक वगैरह है या नहीं है, तो ये सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो जब सर्वे किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको जानकारी उसमें एकत्र की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, परिवार से उनकी आय और उपभोग के बारे में जानकारी एकत्र करना सर्वेक्षण विधि के तहत आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सर्वेक्षण में क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है यानी पूछताछ की जाती है। इसको सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि सर्वे में क्या किया जाता है, सर्वेक्षण विधि में क्या किया जाता है, पूछताछ की जाती है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आय का क्या स्रोत है और आप कितना खर्च करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए चलूँ, ताकि क्योंकि इस पर आपकी जो क्लासेस है वो तो चलनी है, तो जो कोई टर्मिनोलॉजी आती है या कोई ऐसा तथ्य आता है जिस पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।